हेलो, आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर हम लोग इसे पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, कि इसका जरूरत क्या है इसको पढ़ने की। देखो, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बताता है, वो बताता है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो कहते हैं डिमांड घटेगी। ठीक है, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। ये हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितने डिग्री से बढ़ेगी प्राइस के मुकाबले, कितने मैग्नीट्यूड से बढ़ेगी प्राइस के मुकाबले। तो वो उसकी डिग्री और मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन नहीं करता रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, इन डिग्रीज। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है। द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिमांड के अंदर कुछ परसेंट का चेंज आ रहा है with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। किसके रिस्पेक्ट में? कोई भी फैक्टर जो कि उसे अफेक्ट कर रहा है, डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, उस कमोडिटी की डिमांड को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है उसके अंदर कुछ परसेंट का चेंज आया है। इसके कारण हमारी डिमांड में, उस कमोडिटी की डिमांड में कुछ परसेंट का चेंज आया। तो हमारा जो फैक्टर है, ठीक है, जो अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, उसके अंदर कुछ परसेंट का चेंज आया। उसके चेंज के कारण हमारी जो डिमांड है इस कमोडिटी की, उसके अंदर कुछ परसेंट का चेंज आया। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि जो फैक्टर में चेंज आया उसके कारण डिमांड के अंदर कितने परसेंट का चेंज आया। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। इसको कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी को मान के चलते हम, उसके अंदर कुछ परसेंट का चेंज आया, उसकी डिमांड में चेंज आया। क्यों आया? परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। उसके फैक्टर के अंदर जो उसे अफेक्ट करते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके अंदर कुछ परसेंट का चेंज आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर मैं बात करूं प्राइस के अंदर कोई चेंज आया, प्राइस 10% बढ़ गया तो हमारी डिमांड जो है वो 20% कम हो गई। तो 10% बढ़ने के कारण 20% हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो जब हम 20% को 10% से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 टाइम्स का इफेक्ट हुआ है। यानी कि प्राइस में 10% का चेंज आया, डिमांड में 20% का चेंज आया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? ट्वाइस हुआ। यानी कि प्राइस में जो भी चेंज आया उसकी ट्वाइस डिमांड चेंज हुई है। ठीक है, तो इस चीज को बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो फैक्टर है उसके अंदर जितने परसेंट का चेंज आया उसके मुकाबले डिमांड के अंदर कितने परसेंट का चेंज आया। अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सब, इनके अलावा और क्यों टाइप्स नहीं है। हमारी तो डिमांड जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी इफेक्ट होती है, सीजन एंड वेदर से भी इफेक्ट होती है, फिर भी हमने यही चीजें क्यों ली? तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लूं तो वो भी एक फैक्टर है जो कि डिमांड को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें मैं ये नहीं बता सकता कि कितने परसेंट का चेंज आया। ठीक है, टेस्ट मेरा बढ़ गया लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे टेस्ट में 10% का इंक्रीज आया है या 10% या 20% का इंक्रीज आया है, मैं ये नहीं बोल सकता। इसी कारण से जो भी हम लेंगे इलास्टिसिटी निकालने का फैक्टर वो क्वांटिटेटिव फैक्टर होगा। ठीक है, तभी हम मेजर कर पाएंगे कि कितने परसेंट का उसमें चेंज आ रहा है। जैसे प्राइस में मुझे पता है अगर प्राइस 1 रुपए भी बढ़ता है तो कितने परसेंट का चेंज आया उसके ओल्ड प्राइस में और न्यू प्राइस के अंदर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंदर क्या होता है, रिलेटेड गुड का प्राइस के कारण हमारे जो कमोडिटी गिवन है उसकी डिमांड में कितना चेंज आया है उसको निकालते हैं। तो इसमें भी मैं निकाल सकता हूं कितने परसेंट का चेंज आया उसके रिलेटिव गुड के प्राइस में, पुराने प्राइस में और न्यू प्राइस में कितने परसेंट का चेंज है।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी मैं निकाल सकता हूं, अगर इनकम बढ़ गई है किसी कंज्यूमर की, पहले जो थी और न्यू जो थी, उसके हिसाब से मैं निकाल सकता हूं कि कितने परसेंट की इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है इनकम, उसके कारण डिमांड कितना उसने डिक्रीज कर दिया या इंक्रीज कर दिया एज पर द सिचुएशन। तो मैं निकाल सकता हूं उसमें मतलब कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव वो फैक्टर्स हैं जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजन एंड वेदर, इन चीजों को मैं कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनका मेजर ही नहीं कर पाऊंगा कि कितना परसेंट का चेंज निकल के आया। तो इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ओके। अब हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये बताती है कि प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आया, ठीक है। प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आया इसके बारे में बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो द डिग्री और मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड कितने डिग्री से या कितने मैग्नीट्यूड से रिस्पॉन्स कर रही है फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में, चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, उस कमोडिटी के प्राइस के अंदर जो चेंज आया है उसके रेस्पॉन्स में। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि प्राइस के कारण, कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंज के कारण डिमांड में कितने डिग्री का चेंज आया है या फिर कितने मैग्नीट्यूड का चेंज आया है, ठीक है। इसको निकालने का एक मेथड है परसेंटेज मेथड, जिसमें कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर कहें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे कंज्यूमर उसके अंदर कितने परसेंट का चेंज आया है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी के प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब इसको कैसे निकालते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा दिखाता है हमारे चेंज को, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि न्यू क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी में कितने का चेंज आया है अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100। अब डेल्टा क्यू में क्या है, पहले हम न्यू क्वांटिटी तो लिखेंगे, माइनस करेंगे ओल्ड क्वांटिटी को, फिर डिवाइड कर देंगे ओल्ड क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का चेंज आया है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। इसको जब हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, वही चीज है, डेल्टा में दिखा रहा है चेंज, डेल्टा पी यानी कि ओल्ड न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है कमोडिटी का, फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो कितनी इलास्टिक है, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि कितना इलास्टिक है। इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे उसके अंदर, कि आखिर ये इलास्टिसिटी बता क्या रही है, ठीक है। अब जो परसेंटेज मेथड था उसी से हमने सिंप्लीफाई करके उसको एक मेथड बनाया, जिससे हमने कहा फ्लक्स मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। ये एक ही मेथड के नाम है। तो वो जो मेथड है उसको हमने कैसे ड्राइव किया ये मैं आपको दिखाता हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमने क्या देखा था, ये था डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं 100 से 100 को काट दूंगा, क्या मिला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। इसको अब मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय, अब ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पी ऊपर आ जाएगा, पी अपॉन डेल्टा पी। अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। यही मेथड हो गया, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही एक तरीका है निकालने का।
इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है, इसका नाम क्या है, फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। अगर आपसे कहा जाता है कि आप फ्लक्स मेथड से निकालो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालोगे। अगर आपसे प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड से भी कहा जाता है तो भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। और अगर परसेंटेज मेथड से कहा जाता है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे इलास्टिसिटी को निकालने के मेथड। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को। इसके स्टडी में दिया हुआ है कि हमारी जो डिमांड है वो फॉल हो गई है, फॉल होगी कितनी हो गई है, 240 यूनिट्स, फॉल्स टू 240 यूनिट्स, यानी कि फॉल हो गई 240 यूनिट रह गई है, यानी कि ये नई क्वांटिटी डिमांडेड है। इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, राइज इन प्राइस बाय ₹2, यानी कि प्राइस जो है वो कितना राइज हुआ है, ₹2 राइज हुआ है। ठीक है, तो ये चेंज इन प्राइस है, यानी कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो ये चेंज इन प्राइस है और ये न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है। इफ द ओरिजिनल डिमांड वाज, अगर ओरिजिनल डिमांड जो थी वो कितनी थी, 300 यूनिट, एट प्राइस ऑफ ₹20। जब ओल्ड ओरिजिनल डिमांड दे रखी है तो ये भी ओरिजिनल प्राइस होगा, यानी कि ओल्ड प्राइस होगा। ठीक है, तो जब ओल्ड प्राइस पे ₹20 पे डिमांड थी 300 यूनिट, तो कैलकुलेट करो क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड को इस्तेमाल करके हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैलकुलेट होगा कैसे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि गिवन क्या है। ठीक है, जब हम गिवन क्या है वो लिखते हैं तो हमें क्लियरिटी हो जाती है कॉन्सेप्ट की कि हमें क्या निकालना है। तो हमें गिवन है, गिवन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स टू, यानी कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू 240 यूनिट्स। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2, यानी कि चेंज इन प्राइस बाय, यानी कि ₹2। इफ द ओरिजिनल डिमांड वाज 300 यूनिट, ओरिजिनल डिमांड यानी कि ओल्ड डिमांड, एट प्राइस ₹20, यानी कि ओल्ड प्राइस 20 है। ठीक है, ये सब हमें गिवन है और किस मेथड से निकालना है, फ्लक्स मेथड से। ठीक है, फ्लक्स मेथड से निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब चेंज इन क्वांटिटी वो हमें निकालना पड़ेगा। न्यू डिमांड से जब हम ओल्ड डिमांड को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने क्वांटिटी का चेंज आया है। चेंज इन प्राइस दिया हुआ है हमें ₹2, ओल्ड प्राइस हमें दिया हुआ है 20, ओल्ड क्वांटिटी दी हुई है 300 यूनिट्स की। तो हमें सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, वो है हमारा चेंज इन क्वांटिटी। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी के नीचे हम लिख देंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो क्या होगा, न्यू क्वांटिटी Q1 माइनस Q, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी हमारी क्या है, 240 यूनिट्स, माइनस ओल्ड क्वांटिटी क्या है, 300। तो 240 माइनस 300 इक्वल्स टू माइनस का 60 यूनिट्स। ठीक है, माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू।
डेल्टा क्यू हमारा निकला माइनस का 60, डेल्टा पी हमारा दिया हुआ है ₹2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस हमारा दिया हुआ है 20 और क्वांटिटी दी हुई है हमें, ओल्ड क्वांटिटी है 300। तो आंसर निकल के आया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है -2। अब ये माइनस क्या है? ये माइनस जो है वो दिखा रहा है हमें नेगेटिव रिलेशन, किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। यानी कि अगर प्राइस जो है हमारा बढ़ा है, राइज हुआ है, तो हमारी डिमांड जो है वो फॉल हो गई है, ठीक है। इस चीज को शो कर रहा है हमारा ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव रिलेशन को। दूसरी चीज, अगर ये जो राइज हुआ है प्राइस में, उसके कारण क्वांटिटी में भी राइज होता, गिवन गुड की बात करें तो क्या होगा? ये नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि राइज हुआ है प्राइस में और क्वांटिटी में भी राइज होता, तो इसमें नेगेटिव साइन आता ही नहीं, ठीक है। उस टाइम दोनों में पॉजिटिव साइन आता और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में निकल के आ जाती। और अगर दोनों में डिक्रीज आता तो दोनों में नेगेटिव साइन आता, प्राइस में भी डिक्रीज आ रहा है, क्वांटिटी में भी डिक्रीज आ रहा है, तो दोनों नेगेटिव हो जाते और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके फिर दोबारा हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती। लेकिन ये नेगेटिव साइन में आ रही है, यानी कि ये रिलेशनशिप दिखा रही है प्राइस और डिमांड के बीच में। वो रिलेशनशिप कैसी है? नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है। अगली चीज है ये 2। आखिर ये 2 क्या है? ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग इसको परसेंटेज मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्राइस में कितने % का चेंज आया है और उसके कारण डिमांड में कितने % का चेंज आया है, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? Q, डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितना आया था? माइनस का 60 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? 300 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस का 20%, ठीक है। तो ये तो चेंज था हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में माइनस का 20% का। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितने % का चेंज आया? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। डेल्टा P चेंज इन प्राइस के ₹2 अपॉन ओरिजिनल प्राइस के 20 इंटू 100, 10% का इंक्रीज आया। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव में रही वैल्यू, उसके कारण डिमांड फॉल हुई इसलिए वो नेगेटिव में आ गई। अब एक चीज देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई थी हमारी? 2। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम फॉर्मूला देखते हैं परसेंटेज मेथड में, उसमें आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, विच इज 20% अपॉन 10%, ठीक है। वो वैल्यू निकल के आई हमारी 2। इसका मतलब ये हुआ कि जितना % का चेंज आ रहा है हमारे प्राइस में, उसके 2 टाइम्स चेंज आ रहा है परसेंटेज का क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर हमारा प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज करा है, तो उसके कारण जो डिमांड है वो हमारी 20% डिक्रीज हो गई है, ठीक है। 10% प्राइस इंक्रीज होने के कारण 20% डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ट्वाइस असर हुआ है डिमांड पर हमारे, एज कंपैरिजन टू प्राइस, ठीक है। प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ट्वाइस का चेंज आया है। इस चीज को दिखा रही है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रिलेशनशिप दिखा रही है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में या फिर डिमांड में। क्या रिलेशन है वो? क्वांटिटेटिव रिलेशन है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखा रही है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड में, ठीक है। देखो इसमें एक और चीज गौर करने वाली है कि ये था नेगेटिव का 20 और ये था नेगेटिव का 2, ठीक है। ये नेगेटिव को मैंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को ही
कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड के कारण ये मान के चलते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगी। इसके कारण से हम लोग इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे और लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।